आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम गौरव कुमार है। मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का फैकल्टी हूँ मध्यांचल प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी भोपाल में। आज हम लोग सॉलिडिफिकेशन ऑफ मेटल्स के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। इसके कुछ जो बेसिक टर्म्स हैं, कुछ कॉन्सेप्ट है, उसको हम यहाँ पर डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। इसमें देखिए दो टर्म है। पहला तो है ये आपका सॉलिडिफिकेशन और दूसरा है मेटल्स। आप सभी को पता होगा कि मेटल्स क्या होता है और सॉलिडिफिकेशन एक प्रोसेस होगा जिसमें क्या होगा कि जब हम मटेरियल को हीटअप करते हैं, हीटअप करने के बाद मटेरियल का धीरे धीरे टेम्परेचर राइज होगा और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आपका मटेरियल मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होने के बाद वो लिक्विड कंडीशन में रहेगा मेटल्स, और फिर धीरे धीरे कूलिंग होगा। तो उसमें जो सबसे पहले जो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा, फिर उस न्यूक्लियस का ग्रोथ होगा, फिर क्रिस्टल्स बनेंगे, फिर उस क्रिस्टल से ग्रेन्स स्ट्रक्चर्स बनेंगे। सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस कांस्टेंट टेम्परेचर पे अकर्ड होता है। तो यहाँ पर हम ब्रीफ रूप से समझते हैं, कुछ डायग्राम से भी यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर हमने कंटेंट्स में रखा है इंट्रोडक्शन, सॉलिडिफिकेशन, न्यूक्लिएशन। ये सारे टर्म्स को हम वन बाय वन करके यहाँ पर समझेंगे। कितने टाइप्स के न्यूक्लियस होते हैं, प्योर मेटल का सॉलिडिफिकेशन किस ढंग से होता है, एलवाई का सॉलिडिफिकेशन किस ढंग से होता है, कूलिंग कर्व क्या होता है, डेंड्रिक ग्रोथ क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। सॉलिडिफिकेशन का मतलब क्या है? सॉलिडिफिकेशन का मतलब देखिए, जैसे आप देख रहे होंगे मेरे दाएं साइड में, यहाँ पर मेटल को हीटअप करके लिक्विड कंडीशन में लाया। उस लिक्विड कंडीशन में लाने के बाद उस जो लिक्विड मेटल है उसको पोर्ड किया गया है मोल्ड कैविटी के अंदर, और उसके बाद वो एक रिक्वायर्ड फॉर्म में आपका लिक्विड मेटल जैसे ही कूलिंग होगा धीरे धीरे एक रिक्वायर्ड फॉर्म में आ जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है लिक्विड टू सॉलिड का पूरा, वो कास्टिंग का प्रोसेस कहलाता है, जिसमें कि फेज ट्रांजिशन का प्रोसेस होता है। मीन्स लिक्विड टर्म होता है आपका सॉलिड में, है ना। और दूसरी चीज़ यहाँ पर हम देखने का प्रयास कर रहे हैं कि वाई टू स्टडी इन डिटेल, डिटेल में क्यों स्टडी करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर जो मेटल का जो हम बात कर रहे हैं और उसके एलॉय का जो सॉलिडिफिकेशन होगा, इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। और जितने भी मेटल्स हैं वह कास्टिंग प्रोसेस से बेसिकली वो कंपोनेंट्स जो है बनते हैं। और जब मेटल को वेल्ड करते हैं, स्मॉल जो पोर्शन होगा वो आपका मेटल का वेल्ड मेल्ट्स और रिसॉलिडिफाई होते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है। और सॉलिडिफिकेशन के दौरान क्या होगा, लिक्विड जो है आपका चेंज होगा। लिक्विड जो है वह चेंज होके सॉलिड में होगा, कूलिंग प्रोसीड होगा जैसे जैसे। और एक चीज यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, जो लिक्विड का जो एनर्जी है वह लेस देन होगा किसके, सॉलिड से। मीन्स कि जब मेल्टिंग पॉइंट के अबव, ध्यान देने वाली बात है, मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर की बात कर रहा है यहाँ पर कि लिक्विड के जो अंदर एनर्जी होगा वह कम होगा,
सॉलिड के अंदर एनर्जी ज़्यादा होगा मेल्टिंग पॉइंट का। मेल्टिंग पॉइंट आप सभी को पता होगा, वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे आपका सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि वो मटेरियल मेल्ट हो जाता है ना। वो पॉइंट कहलाता है उस मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट। और लिक्विड इज स्टेबल अबव द मेल्टिंग पॉइंट, मीन्स कि लिक्विड हमेशा जो स्टेबल होगा मेल्टिंग पॉइंट के अबव होगा। मेल्टिंग पॉइंट के नीचे होगा तो वो आपका लिक्विड धीरे धीरे सॉलिड में कन्वर्ट होने लगता है, ठीक है। और मेल्टिंग पॉइंट के नीचे, बिलो मेल्टिंग पॉइंट के नीचे एनर्जी जो होगा आपका लिक्विड का वह ज़्यादा होगा सॉलिड से, ये ध्यान देने बात है। यानी कि मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर सॉलिड में ज़्यादा एनर्जी होगा और मेल्टिंग पॉइंट के नीचे आपका लिक्विड का जो एनर्जी होगा वह सॉलिड से ज़्यादा होगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट के नीचे क्या होगा कि आपका जो सॉलिड जो होगा वह ज़्यादा स्टेबल होगा। और क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा लिक्विड के कंपैरिजन में। थर्मोडायनामिकली लिक्विड और सॉलिड जो है दोनों के पास इक्वल एनर्जी होता है। एनर्जी क्या होता है आप सभी को पता है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज द एनर्जी। अब यहाँ पर बात कर रहा है कि जो एट मेल्टिंग पॉइंट, ध्यान देने वाली बात है, ध्यान रखिएगा, मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर सॉलिड और लिक्विड का जो एनर्जी इक्वल होगा, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर इक्वली रूप से सॉलिड और लिक्विड स्टेबल होंगे। फ्रीजिंग ऑलमोस्ट क्या होगा आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, यानी कि हीट वाला टर्म यहाँ पर कंसीडर होगा, मीनिंग लिक्विड चेंज होगा सॉलिड में। फ्रीजिंग का मतलब ही हुआ फ्रीज होना, मेल्टिंग का मतलब हुआ आपका सॉलिड से लिक्विड, फ्रीजिंग का मतलब है लिक्विड से सॉलिड में फेज का ट्रांसफॉर्म होना। और कब होगा, जब हीट रिलीज होगा, हीट निकलेगा। तो आप सभी को पता होगा हीट क्या होता है, हीट एक प्रकार का ऊर्जा होता है, यानी कि हीट जो है ऊर्जा का एक रूप है, ठीक है। और जनरली जूल्स किलो जूल्स में हम मेजर करते हैं, आप सभी को पता होगा। हीट जो है क्या कह रहा है यहाँ पर, कंटिन्यूसली रिमूव्ड होगा, मतलब रिलीज होते जाएगा, है ना। फ्रीजिंग लिक्विड और फ्रीजिंग प्रोसेस जब तक वो स्टॉप ना हो जाए तब तक वो हीट रिलीज होते जाएगा। मीन्स कि लिक्विड से सॉलिड में जब फेज ट्रांसफॉर्म होगा, आपका ग्रेन्स बनने लगेंगे, ग्रेन्स का फॉर्मेशन कहाँ खत्म होगा, मीन्स कि लास्ट में जाके आपका जहाँ पर फ्रीजिंग स्टॉप ले लेगा, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। और एक चीज ध्यान रखना है कि अंडर कूलिंग जो है वो एसेंशियल होगा सॉलिडिफिकेशन के लिए, बिना अंडर कूलिंग किए सॉलिडिफिकेशन नहीं होगा। सॉलिडिफिकेशन अकर्स बाय टू प्रोसेस, उसमें दो प्रोसेस होगा, न्यूक्लिएशन का और उसके न्यूक्लिएशन के ग्रोथ का। तो देखते हैं वन बाय वन करके। न्यूक्लिएशन का क्या मतलब है, न्यूक्लिएशन का यहाँ पर मतलब ये है कि न्यूक्लियस रेफर्स क्या चीज को करता है, एक टाइनी सॉलिड पार्टिकल्स, जो सॉलिड का जो टाइनी पार्टिकल्स है उसको यहाँ पर रेफर्स कर रहा है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियाई कहते हैं। और जब लिक्विड जो है, लिक्विड मेटल्स कूल होने लगता है लिक्विडेस्ट टेम्परेचर के, तब जाके आपका न्यूक्लियाइस जो है फॉर्म्ड होते हैं। ये चीज ध्यान देने वाली बात है, लिक्विड टेम्परेचर के बिलो आपका न्यूक्लियाइस का फॉर्मेशन होगा। न्यूक्लिएशन इज अ प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल क्रिस्टलाइजेशन सेंटर्स ऑफ न्यू फेज। न्यू फेज के लिए
है ना। क्रिस्टलाइजेशन सेंटर का जो स्टेबल होगा, वह जो एक प्रोसेस होता है, न्यूक्लिएशन एक प्रोसेस है, क्या चीज का, क्रिस्टलाइजेशन का। नेक्स्ट देखते हैं, यह डायग्राम निकेल कॉपर फेज डायग्राम है। इसमें ये वाली जो लाइन आप देख रहे हैं, ये लिक्विडस लाइन है, ये वाली लाइन सॉलिडस लाइन है। इसके ऊपर लिक्विड सॉल्यूशन रहेगा, इसके नीचे सॉलिड सॉल्यूशन रहेगा। यहाँ पर 100% आपका निकेल है, और निकेल का मेल्टिंग पॉइंट 1455 डिग्री सेंटीग्रेड है। और यहाँ पर कॉपर जो है आपका दाएं साइड, यहाँ 100% कॉपर है, और यहाँ पर कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं 1083 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और यहाँ पर 50% निकेल है और 50% कॉपर है। मीन्स कि ये वाला जो है पार्ट यहाँ पर आपका लिक्विड में भी रहेगा और सॉलिड में भी रहेगा, दोनों पार्ट्स रहेगा। आप जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे आपका कॉपर बढ़ते जाएगा और निकेल का मात्रा कम होते जाएगा। तो इस कर्व के अंदर में दोनों फेज रहेगा, आपका लिक्विड भी रहेगा और सॉलिड भी रहेगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो न्यूक्लियाई है वह न्यूक्लियाई का ग्रोथ कैसे होता है क्रिस्टल और ग्रेन्स के रूप में। तो यहाँ पर 3 डायग्राम है, तीनों डायग्राम में एक एक करके देखते हैं। पहला डायग्राम ये कह रहा है कि न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन कैसे होता है। सबसे पहले क्या है कि जब आपका मेटल मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर लिक्विड रहेगा बहुत सारा, और न्यूक्लियाई पार्टिकल्स कम रहेंगे, दूर दूर रहेंगे। दूसरे वाले जब हम कूलिंग प्रोसेस होने लगेगा, धीरे धीरे टेम्परेचर कम स्टार्ट होना शुरू होगा, तो यहाँ पर आपका जो न्यूक्लियाई है आपस में कंबाइंड होने लगता है। और जैसे ही आपस में कंबाइंड होने लगता है तो वह न्यूक्लियाई का जो एक पार्ट है उसको बोलते हैं हम क्रिस्टल्स। और फिर ये क्रिस्टल्स आपस में इंटरकनेक्ट हो करके क्या बनाता है, ग्रेन्स बनाते हैं। अब देखिए तीसरे वाले डायग्राम में ये आपका ग्रेन बाउंड्री है, और ये वाला एक पर्टिकुलर एरिया क्या इंडिकेट करता है, ग्रेन्स को इंडिकेट करता है। मीन्स कि 3 स्टेज में जो है आपका कोई ग्रेन्स जो है सॉलिडिफाई होता है। पहले न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होगा, लिक्विड से न्यूक्लियाई बनेगा, वो न्यूक्लियाई फिर आपस में कंबाइन करके क्रिस्टल्स बनाएगा, फिर ये सारे क्रिस्टल्स आपस में इंटरकनेक्ट होके ग्रेन्स बनाएंगे, और ग्रेन बाउंड्रीज भी बनेगा। मीन्स ग्रेन बाउंड्री आर द इंटरफेस बिटवीन द ग्रेन्स। आगे देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियाई कैसे होगा, न्यूक्लियाई कैसे बनेगा। न्यूक्लियाई जो होगा उसमें जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, क्लस्टरिंग के द्वारा आपस में इंटरकनेक्ट होंगे, फिर न्यूक्लिएशन प्रोसेस होगा, फिर उस न्यूक्लिएशन आपस में धीरे धीरे उसका ग्रोथ होगा। ये 3 स्टेज में यहाँ पर बताया गया। यहाँ पर अब चर्चा कर रहे हैं न्यूक्लिएशन के टाइप्स के बारे में। 2 प्रकार के न्यूक्लिएशन होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी न्यूक्लिएशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अब यहाँ पर होमोजीनियस और न्यूक्लिएशन और हेट्रोजीनियस न्यूक्लिएशन में बेसिक जो अंतर है मैं आपको बता दे रहा हूँ। होमोजीनियस न्यूक्लिएशन के अंदर यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर बनेगा, जो आपका जो ग्रेन्स या ऐसा कहिए कि जो न्यूक्लियाई से जो क्रिस्टल का जो फॉर्मेशन होगा वो यूनिफॉर्म वे में होगा। जबकि हेट्रोजीनियस में क्या होगा, आपका यूनिफॉर्म नहीं होगा। जो न्यूक्लियाई से क्रिस्टल में जो फॉर्मेशन होगा वह नॉट यूनिफॉर्म। क्यों होगा, क्योंकि उसके अंदर इम्प्यूरिटीज एडेड हो जाते हैं। सेकेंडरी न्यूक्लिएशन क्या होता है, जब टाइनी क्रिस्टल सेम पार्टिकल्स का एग्जिस्ट करता है और क्रिस्टल्स में सेकेंडरी न्यूक्लिएशन रिजल्ट्स आते हैं, और इस प्रकार के न्यूक्लियाई को कहा जाता है सेकेंडरी न्यूक्लियाई। सॉलिडिफिकेशन ऑफ प्योर मेटल का सॉलिडिफिकेशन। यहाँ पर
वर्टिकल वाला जो पार्ट है वो टेम्परेचर को बता रहा है, और ये वाला जो पार्ट है हॉरिजॉन्टल वाला ये टाइम को इंडिकेट कर रहा है। तो प्योर मेटल का मतलब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं होमोजीनियस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, एक फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन की बात कर रहे हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन देखिए, क्रिस्टलाइजेशन में जो है ये जो अकर्ड हो रहा है, ये यहाँ पर देखिए क्रिस्टलाइजेशन कहिए या फ्रीजिंग कहिए, फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होगा, और या क्रिस्टलाइजेशन जो होगा प्योर मेटल का वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर होगा। यहाँ पर टेम्परेचर क्या है आपका, यहाँ पे टेम्परेचर आपका कांस्टेंट, फ्रीजिंग और क्रिस्टलाइजेशन के टर्म में आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है। और इसके लिए क्या चाहिए, अंडर कूलिंग, रिक्वायर्ड कंडीशन है अंडर कूलिंग। बिना अंडर कूलिंग के आपका क्रिस्टलाइजेशन इनिशिएट नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर है कि क्रिस्टल का डायरेक्शन किधर होता है, ये डायरेक्शन इंडिकेट करेगा। आपसे पूछिएगा जब क्रिस्टल बनेगा तो उसमें जो एक क्रिस्टल दूसरे क्रिस्टल की ओर जब कंबाइंड होगा तो उसका डायरेक्शन किधर है, उसका डायरेक्शन होगा अलोंग द मोल्ड सरफेस, अलोंग द मोल्ड सरफेस। ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद जब एक बार सॉलिड स्किन यदि बन गया, सॉलिड स्किन यदि एक बार बन गया और जब ग्रो करने लगेगा आपका क्रिस्टल, कैसे ग्रो करेगा, परपेंडिकुलर ग्रो करेगा, ये ध्यान रखना है। मोल्ड के अलोंग नहीं, मोल्ड के परपेंडिकुलर है, एक स्टेबल मैनर में। तो ये चीज कहलाता है प्लेनर मोड ऑफ सॉलिडिफिकेशन, ध्यान रखिए, प्लेनर मोड ऑफ सॉलिडिफिकेशन। जब आपका स्किन, सॉलिड स्किन फॉर्म्ड हो गया तो आपका क्रिस्टल का जो डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलर टू द मोड। अब जैसे ही आपका क्रिस्टल बना, बनने के बाद उसका ग्रोथ होता है, ग्रोथ होने परपेंडिकुलर होगा मोल्ड के, तो ये वाला जो पार्ट कहलाता है, यही वाला पार्ट कहलाता है डेंड्रिटिस या डेंड्रिटिस स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर की भी बात करेंगे तो उसको कहेंगे डेंड्रिटिस स्ट्रक्चर, डेंड्रिटिक ग्रोथ। अब देखिए ये ग्रीक वर्ड डेंड्रोन से बना है, डेंड्रोन से आपका डेंड्राइट बना है, और डेंड्रोन का मतलब क्या होता है, ट्री, है ना। तो ये आपको देखिए आपके पास मिलियंस ऑफ डेंड्रिक क्रिस्टल हैं जो आपस में एक दूसरे से स्टक टुगेदर करके एक स्ट्रक्चर्स को बना रहा है। ये बता रहा है यहाँ पर डेंड्रिक ग्रोथ किस प्रकार से। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कूलिंग कर्व किसके लिए, प्योर आयरन के लिए नहीं, यहाँ पर बात कर रहे हैं हम एलॉय के केस में। यहाँ पर एलॉय के रूप में कॉपर और एलॉय लिए हैं, 50% निकेल की बात कर रहे हैं और 50% कॉपर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 100% आपका कॉपर है, यहाँ पर 100% निकेल है, लेकिन हम यहाँ पर डिस्कस जो कर रहे हैं ये 50% वाला। तो 50% वाला जब ये देखिए ये यहाँ आएगा, है ना, और नीचे वाला जो आपका ये वाला पार्ट है ये यहाँ आएगा। तो ध्यान देना है कि जो फ्रीजिंग जब शुरू होगा, जब फ्रीजिंग शुरू होगा, जब फ्रीजिंग कंप्लीट होगा, तो यहाँ पर एक रेंज में ये प्रोसेस होता है, ना कि कांस्टेंट टेम्परेचर में। जबकि प्योर मेटल के केस में ये जो फ्रीजिंग और क्रिस्टलाइजेशन एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर हो रहा है, तो यहाँ पर कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं, एक टेम्परेचर रेंज में होगा। एलॉय के केस में क्या होगा, मोस्ट एलॉय के केस में एक टेम्परेचर रेंज में, एक सिंगल टेम्परेचर पे नहीं होगा, ये चीज ध्यान देने वाली बात है। प्योर मेटल के केस में क्या होता था, आपका कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म होता था। तो ये एलॉय का सॉलिडिफिकेशन जो प्रोसेस है उसका बारे में यहाँ पर हम जिक्र किए हैं कि एलॉय के अंदर जो ग्रोथ रेट होगा, क्रिस्टल का जो ग्रोथ रेट होगा वह मोल्ड वॉल के ऊपर डिफरेंट होगा। क्यों होगा, अलग अलग फैक्टर के वजह से, है ना। उसके बाद जो सेग्रेशन ऑफ सॉलिड का जो रेट होगा वो भी डिफरेंट होगा, अलग अलग एरियाज में जो इंटरफेस का एरिया है वो
बाउंड्री जो है उसकी बात कर रहा, अलग अलग आपका इंटरफेस पे अलग अलग सेग्रेगेशन रेट होगा। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो 8, 11, 40 ये सब टाइम को बता रहा है, 8 मिनट 11 मिनट, मतलब जब हमारा लिक्विड है, पूरा जो मटेरियल्स या मेटल्स जो है लिक्विड कंडीशन में, लिक्विड अवस्था में, तब जाके आपका सॉलिडिफिकेशन जो पैटर्न है वो किस हिसाब से बन रहा है, वो कैसा बनेगा, है ना। तो 8 मिनट के बाद आपका देखिए न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होने लगेगा, न्यूक्लियाई का ग्रोथ होगा तो क्रिस्टल बनेगा, जो न्यूक्लियाई का ग्रोथ है वही डेंड्रिटीज को इंडिकेट कर रहा है। फिर उसके बाद धीरे धीरे क्रिस्टल बनेगा, क्रिस्टल बनने के बाद वो आपस में क्रिस्टल आपस में इंटरकनेक्ट होके ग्रेन्स बनाएगा, ग्रेन बाउंड्रीज बनाएगा, और ये तब तक होगा जब तक कि फ्रीजिंग स्टॉप न ले ले। जैसे ही फ्रीजिंग स्टॉप ले लेगा वहां पे आपका सॉलिडिफिकेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा, है ना। किसी भी कास्टिंग के लिए यहाँ पर ये जो दिखाया गया कि 2 घंटे के बाद आपका जो है सॉलिडिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। तो ये पूरा जो बेसिक टर्म है मैंने आपको यहाँ पर समझाने का कोशिश किया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और आपके नॉलेज में कुछ बढ़ोतरी हुई होगी। आप सभी को पुनः धन्यवाद।